तो कहानी की शुरुआत में हम आइरिस नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात जॉश नाम के एक लड़के से होती है और देख के ऐसा लग रहा था मानो उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और इसी दौरान आइरिस एक मोनोलॉग भी दे रही थी जहां वो कहती है कि उसके जीवन के दो ही पल सबसे सुंदर है। एक तो तब जब वो पहली बार जॉश से मिली और दूसरी तब जब उसने जॉश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सीन यहीं कट हो जाती है। अब कुछ महीने बाद आइरिस और जॉश अपने दोस्त कैट के केबिन में आते हैं जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था। और हम समझ पाते हैं कि आइरिस को जॉश के दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में प्रॉब्लम था, एज वो सोचती थी कि जॉश के दोस्त स्पेसिफिकली कैट उसे पसंद नहीं करती है। जॉश उसे समझा बुझाकर अंदर ले जाता है और केबिन में हम कैट, उसके बॉयफ्रेंड सरगर और एक कपल को देखते हैं जो कि थे इलाई एंड पैट्रिक। अब कैट की बिहेवियर से लगता है कि वो आइरिस को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वहीं सरगे के हाव भाव से लग रहा था कि वो आइरिस को गलत नजरों से देख रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये केबिन सरगे का ही है। खैर, अब आइरिस अपने रूम आकर सूटकेस को अनपैक करती है जहां अंदर हम व्यूअर्स एक पेन ड्राइव जैसी चीज को देख पाते हैं। अब लंच के टाइम सारे दोस्त मिलकर बातें करते हैं जहां पैट्रिक बताता है कि वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी के दौरान इलाई से मिला था और कैसे दोनों प्यार में पड़ गए वगैरह वगैरह। वहीं आइरिस भी जॉस के प्रति अपने प्यार को जाहिर करके खुश होती है। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि आइरिस जॉस से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब रात को आइरिस को कैट से पता चलता है कि सरगे शादीशुदा है और कैट तो बस उसके टाइम पास करने का एक जरिया है। वहीं बातों बातों में आइरिस कैट से पूछती है कि तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती। इस पे कैट कहती है कि उसे डर लगता है कि आइरिस इतनी परफेक्ट है कि वो कहीं कैट को रिप्लेस न कर दे। ये सुन आइरिस थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मोरओवर आइरिस खुद कैट की तरह कॉन्फिडेंट एंड फियर्स बनना चाहती है। खैर, तो आगे सारे मिलकर डांस वगैरह करने लगते हैं जहां जॉस कैट के साथ कुछ बातें करता है और ये देख आइरिस जलती है। इनफैक्ट वो जॉस के साथ डांस भी करने लगती है। उसी रात आइरिस और जॉस इंटीमेट भी होते हैं और जॉस का एटीट्यूड ऐसा था कि वो तो बस आइरिस को यूज कर रहा है। खैर, अब अगले दिन जॉस आइरिस से कहता है कि वो अकेले ही पास के लेक से घूम आए क्योंकि उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आइरिस भी जॉस की बात मान लेती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि आइरिस के कमरे से निकलते ही जॉस अपने फोन के साथ वही पेन ड्राइव को प्लग इन कर कुछ तो करने लगता है। वहीं आइरिस अब लेक व्यूइंग वाले प्लेस पे पहुंचती है और अचानक आइरिस को उसके पॉकेट में एक नाइफ मिलता है। तभी वहां सरगे भी आ जाता है और आइरिस उसे देख घर वापस जाने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली आइरिस सेंस कर ली थी कि सरगे का इरादा सही तो नहीं है। स्टिल सरगे आइरिस को बहला फुसलाकर अपने साथ बैठा लेता है और तो और आइरिस से कहता है कि वो उसके बैक पे थोड़ा सनस्क्रीन अप्लाई करने में मदद करेगा। अब आइरिस ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो अपने होस्ट को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती थी तो वो उसका कहा मान लेती है। उसी दौरान सरगे आइरिस के साथ गलत करने लगता है और आइरिस उसे एक ग्लास बॉटल से हिट कर देती है। सरगे अब गुस्सा होकर आइरिस को करने लगता है और वो ये भी कहता है कि वो कभी भी जॉस से नहीं मिल पाएगी। अब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आइरिस अपने पॉकेट से वही नाइफ निकालती है और सरगे पे हमला कर देती है जिससे सरगे समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान जॉस, कैट, इलाई और पैट्रिक केबिन में बातें कर रहे होते हैं एंड टू देयर शॉक आइरिस खून से लथपथ केबिन में आती है। सारे उसे देख पैनिक करने लगते हैं और आइरिस खुद भी पैनिक होकर अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कैसे गलत होने वाला था और वो जो कुछ भी करी है सेल्फ डिफेंस में करी है। तभी अचानक से जॉस कहता है आइरिस स्लीप, जिससे आइरिस किसी रोबोट की तरह ऑफ हो जाती है और उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का सबसे पहला ट्विस्ट और हम समझ पाते हैं कि आइरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। जी हाँ, वो एक बहुत ही हाई टेक रोबोट है जिसे बेसिकली लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ हम आइरिस की कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में जान पाते हैं कि कैसे वो एक कंपेनियन रोबोट है और हमेशा अपने यूजर की बात मानती है। आइरिस के केस में यूजर जॉस था और ऐसे रोबोट्स कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। मतलब हमेशा अपने यूजर के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और दौड़ इनको थ्रू स्मार्टफोन ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि रोबोट को नहीं पता होगा कि वो एक रोबोट है और उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बरकरार रहेगी। तो ये बात जब आइरिस को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और जॉस उसे सारी सच्चाई बताता है। और ये कपल की कहानी है ना कि ये लोग सुपरमार्केट में मिले थे एंड ऑल दैट, वेल ये भी आइरिस की प्रोग्रामिंग का पार्ट था। मतलब ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं था। जॉस बताता है कि आइरिस को एम्पैथिक्स कंपनी वाले घर डिलीवर करने आए थे और उसने प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के उसे परचेज करा है। आइरिस के साथ यूजर को एक लव लिंक सेट करना पड़ता है और हाँ, उसमें ये भी प्रोग्रामिंग है कि वो कभी भी किसी इंसान या जानवर को हार्म नहीं कर सकती। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आज आइरिस ने ऐसा क्यों किया, मतलब सरगे को समाप्त क्यों की वो। खैर, ये सब सुन आइरिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो ह्यूमन इमोशंस को फील कर सकती है। इस पे जॉस उससे बार बार कहता है कि ये बस तुम्हारे ब्रिलियंट प्रोग्रामिंग का पार्ट है, नथिंग एल्स। इसी बातचीत के दौरान जॉस ने आइरिस को चेयर से बांध रखा था और पीछे से कैट आकर जॉस को आइरिस को शट डाउन करने को कहती है। अब अगले सीन में कैट और जॉस प्राइवेटली बातें करते हैं जहां एक और बड़ा रिविलेशन होता है कि आइरिस को यहाँ केबिन में लाना
और उससे सर्गे को खत्म करवाना, ये सब कैट और जॉस का प्लान था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आया एक और ट्विस्ट। बेसिकली हम समझ पाते हैं कि कैट अपने बॉयफ्रेंड से परेशान थी क्योंकि वो एक बहुत घटिया किस्म का आदमी था और इसीलिए कैट और जॉस दोनों सर्गे के खत्म हो जाने पर बहुत खुश थे। अब हुआ यह था कि आज सुबह जब जॉस ने आइरिस को बाहर भेज दिया था ना, तब उसने आइरिस के हार्मलेस होने वाली सेटिंग को ऑफ कर दिया था और तो और वही आइरिस के पॉकेट में नाइफ भी रख दिया था जिसे आइरिस सेल्फ डिफेंस के टाइम यूज कर सके। मतलब यहाँ सभी चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड जॉस ही था। अब ये सारी बातें खत्म कर जॉस आइरिस को देखने आता है जो चेयर से अपना हाथ खोल चुकी थी और वो जॉस को पंच कर केबिन से बाहर भागती है। जाते हुए उसे पैट्रिक भी देखता है लेकिन वो इलाई को ये बात बता नहीं पाता। अब एक और बात यहाँ ये थी कि आइरिस जब केबिन से बाहर जा रही थी तो वो जॉस का स्मार्टफोन भी ले जाती है जिससे उसे कंट्रोल किया जा सकता था। इसका मतलब ये कि अब आइरिस खुद ही खुद को कंट्रोल कर सकती है। खैर अब केबिन में जॉस इलाई को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है जिसपे इलाई पहले तो पैनिक करता है लेकिन सून जॉस उसे समझाता है कि जिसको उन्होंने खत्म किया है वो बहुत बुरा आदमी था जो सब्सटेंस अब्यूज, ट्रैफिकिंग वगैरह भी करता था। तो हाँ, उसको खत्म करके इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन सच कुछ और ही था दोस्तों। बेसिकली सर्गे को खत्म करने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये कि उसके केबिन में $12 मिलियन रखे हुए थे और इस पैसे पे कैट की नजर थी। बेसिकली सर्गे एक अमीर आदमी था जिसने अपने केबिन में बहुत सारे पैसे छुपाए थे और उसी को पाने के लिए जॉस और कैट ने ये सारा खेल रचा था। अब ये दोस्त मनी सेफ को डिस्कवर कर लेते हैं और इलाई कहता है कि पैसे 4 लोगों में बटेंगे क्योंकि पैट्रिक भी तो इनके साथ है ना, जिसपे जॉस मना करता है और कहता है कि इसको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तभी एकदम से इलाई पैट्रिक को भी कमांड देता है कि गो टू स्लीप और यहाँ एक और झटका मिलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। खैर सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनली इलाई मान जाता है कि वो और पैट्रिक एक ही शेयर लेंगे और एक गन लेकर दोनों आइरिस को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आइरिस केबिन से भागकर जंगल में छुप जाती है और अपने कंट्रोल्स चेंज कर लेती है। लाइक पहले जॉस उसके इंटेलिजेंस को सिर्फ 40% पे रखा था लेकिन अब आइरिस उसको चेंज करके 100% पे कर देती है। ऑफ कोर्स इससे आइरिस एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो जाती है और सोचती है कि आगे क्या करना है। तो उसका पहला प्लान था कि वो राह चलते किसी इंसान से लिफ्ट लेगी लेकिन उसे समझ आता है कि उसकी खून से लथपथ हालत देख कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देगा। तो हाँ, दूसरा प्लान ये हो सकता है कि वो वापस केबिन चली जाए लेकिन इसमें भी खतरा है क्योंकि जॉस आइरिस को खत्म कर सकता था। इसलिए आइरिस तीसरा ऑप्शन अपनाती है जहां वो छुप कर जॉस के कार तक पहुंचेगी और कार को स्टार्ट करके बेसिकली कमांड देके टाउन में चली जाएगी। वैसे आइरिस छुपते छुपाते केबिन की तरफ भागने लगती है। वहीं जंगल में चारों दोस्त 2-2 की टीम में बंटकर आइरिस को ढूंढते हैं और एक पॉइंट पे तो आइरिस इलाई और पैट्रिक के सामने आ जाती है और कैसे भी एक पेड़ के पीछे छुपती है। उसी दौरान इलाई और पैट्रिक अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं जहां इलाई को सच में पैट्रिक से प्यार था। इसके चलते दोनों एक दूसरे को किस करते हैं लेकिन अचानक इलाई को आभास हो जाता है कि पेड़ के पीछे आइरिस छुपी है जिसके चलते वो उस पर गोलियां बरसाने लगता है। अब कैसे भी आइरिस को इलाई पकड़ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें गोली चल जाती है और ये गोली इलाई को ही लग जाती है और अगर गोली लगी है तो क्या होगा, वेल वो समाप्त हो गया। ऐसा ही बोलना पड़ता है यूट्यूब के कारण। खैर तब तक वहां कैट और जॉस भी आ गए थे और आइरिस उन्हें देख केबिन की तरफ भागने लगती है। वो झट से आकर जॉस के कार के अंदर बैठ जाती है और तब तक जॉस भी आइरिस के पीछे पीछे आता है लेकिन लकीली तब तक आइरिस खुद को कार में लॉक कर चुकी थी। अब आइरिस तो यही प्लान करी थी कि उसके वॉइस कमांड से कार चलने लगेगी लेकिन ऐसा नहीं होता। कार को चलाने के लिए जॉस की ही आवाज चाहिए थी। जॉस भी तब तक एक पत्थर उठाकर कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश में लग गया था जिससे सिचुएशन काफी टेंस हो जाता है। आइरिस अपना दिमाग लगाती है और अपने वॉइस को कंट्रोल कर जॉस जैसा बना देती है जिससे कार फाइनली चलने लगता है। इसी सब भगदड़ में जॉस के हाथ और पैर में भी चोट लग जाती है। खैर अब चलते चलते कार बंद पड़ जाती है और केबिन से जॉस आइरिस को कॉल कर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जिसमें वो उसको अपने पास बुला रहा था लेकिन आइरिस अब समझदार थी तो वो जॉस की बातों में नहीं आती एंड इंस्टेड वो जॉस से ब्रेकअप कर लेती है। जॉस वापस जंगल में जाता है और अब पैट्रिक को रीसेट कर उसे अपना कंपेनियन बना लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो आइरिस को ढूंढ कर उसके पास वापस लेके आए। नाउ जॉस यहाँ एक और चीज करता है। क्या? वेल वो पैट्रिक के एग्रेशन लेवल को 100% बढ़ा देता है जिससे हम समझ पाते हैं कि अब तो शायद पैट्रिक तहलका ही मचा देगा। खैर वहीं दूसरी तरफ आइरिस खुद को कार से बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उसे एक शरीफ देख लेता है। आइरिस कार के ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाती है लेकिन ऑफिसर उसे रोककर पूछता है कि उसे क्या कोई प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आइरिस कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी इसीलिए वो खुद के लैंग्वेज को जर्मन में चेंज कर लेती है जिससे ऑफिसर को कुछ समझ ही नहीं आए। मतलब वो सच भी बोल देगी और सामने वाले को कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन बात करते करते शरीफ को कुछ गड़बड़ मालूम होता है और वो कार में एक खून से लथपथ नाइफ भी देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि आइरिस जरूर कोई कांड करके भागी है और वो उसे हैंडकफ कर देता है। तभी पीछे से वहां पैट्रिक आता है जो शरीफ से भिड़ जाता है और कुछ ही पंचेस में वो शरीफ को समाप्त करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आइरिस वहां से भागने की कोशिश
करती है, लेकिन पैट्रिक उसके कंट्रोल्स को छेड़छाड़ कर उसे केबिन वापस ले आता है। अब अगले सीन में कैट और जॉस देखते हैं कि पैट्रिक ने शेरिफ को समाप्त कर दिया है और वो आयरिस को अंदर सोफा पर बिठा देते हैं। देखा जाए तो इनकी मुसीबत अब और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 जान जा चुकी थी। अब इस सबसे परेशान होकर कैट एक सूटकेस में सरगे का आधा पैसा भर के घर से निकलने लगती है और जाते जाते वो जॉस से ये भी कन्फेस करती है कि सरगे एक बुरा पति और बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन वो कोई इलीगल काम नहीं करता था। लाइक वो एक नॉर्मल गाय था, लेकिन क्योंकि जॉस उसे गलत लाइट में देखता था तो कैट ने उसके इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाया और जॉस को मैनिपुलेट किया कि वो ये सब प्लान करे। मतलब सबसे बड़ा गेम तो यहाँ कैट खेल गई एंड ऑफ कोर्स जॉस इससे हर्ट था और वो कैट को अपने पास रोकना चाहता था, लेकिन कैट उससे कहती है कि वो उसकी रोबोट नहीं है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। जॉस को गुस्सा आ जाता है और वो पैट्रिक को कैट को रोकने कहता है, और जैसा हम जानते हैं कि पैट्रिक का एग्रेशन लेवल 100 था और ऐसे में वो कैट पे काइंड ऑफ हमला कर देता है, इस तरह का हमला जिससे कैट भी समाप्त हो जाती है। सो द पॉइंट इज कि अब इंसान सिर्फ जॉस बचा है और मामला यह था कि जॉस आयरिस के कपड़े वगैरह चेंज करवा कर उसे अपने सामने डिनर टेबल पे बिठाता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। जॉस का मानना था कि आयरिस की वजह से ही केबिन में सारे लोगों की जान गई है, वहीं आयरिस जॉस को रियलिटी चेक देते हुए कहती है कि जॉस के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी लालच के कारण हुआ है। आयरिस बेसिकली यहाँ प्रूव करती है कि जॉस एक बहुत लोनली और डिप्रेस्ड आदमी है और इससे जॉस गुस्सा होकर आयरिस के इंटेलिजेंस को 0 पसंद कर देता है। मतलब जॉस को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक रोबोट उससे स्मार्ट है, इनफैक्ट उसे जज कर रही है। खैर अब आयरिस के ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाने के बाद जॉस उसके हाथ को जला देता है और इस रोबोट को खुद को समाप्त करने को कहता है। आयरिस पेन में तो थी, लेकिन उसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं था और ऐसे में वो खुद को काइंड ऑफ समाप्त करती है, मतलब सर पे मार के। जॉस भी तब तक आयरिस के डेवलपर्स को अपने केबिन में बुला लेता है और एक सेटअप करता है जहां वो कैट और सरगे और इलाई तीनों के मरने का दोष आयरिस पे डालता है और पैट्रिक को शेरिफ के कपड़े पहनाकर ऐसा एक्ट करता है कि उसने सब कुछ पुलिस में रिपोर्ट करा है। डेवलपर्स को पैट्रिक का फेस बड़ा जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन जॉस कैसे भी झूठ बोलकर उन लोगों को अपनी बात मनवा ही लेता है। जाते जाते डेवलपर्स बताते हैं कि आयरिस के स्टमक एरिया में एक कैमरा लगा है जहां उसका सारा डेटा स्टोर होता है। तो हाँ, ये लोग लैब जाकर डेटा को रिट्रीव कर उसमें आए ग्लिच को चेक करेंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि आयरिस के साथ आखिर क्या हुआ है। मतलब अनलाइक ह्यूमन जिनकी डेटा ब्रेन में स्टोर होती है, आयरिस की डेटा उसके स्टमक में स्टोर होती है, जो जॉस को पता ही नहीं था। और क्योंकि वो रोबोट है तो खत्म होने के बाद भी उसके डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, अनलाइक ह्यूमन। बेसिकली जॉस अब बुरा फंसने वाला था। खैर तो ये दोनों डेवलपर्स आयरिस को अपने ट्रक में लोड करते हैं और जैसे ही केबिन से निकल रहे होते हैं तो पैट्रिक इनके सामने खड़ा हो जाता है और एंड मोमेंट में डेवलपर को याद आता है कि पैट्रिक भी उन्हीं के कंपनी का रोबोट है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और पैट्रिक एक डेवलपर को समाप्त कर देता है। वहीं इसी चक्कर के दौरान आयरिस भी ट्रक में हील होने लगी थी और वो ट्रक से निकलकर भाग जाती है। अब पैट्रिक दूसरे डेवलपर टेडी के पीछे पड़ा था और एक जगह आकर टेडी को सारे लोगों की लाश मिल जाती है। तभी पैट्रिक डेवलपर को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से आयरिस पैट्रिक पे टेजर गन से हमला करने लग जाती है, लेकिन एक रोबोट दूसरे को खत्म नहीं कर सकता था। तभी आयरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि जॉस उसे प्यार नहीं करता, बस उसका यूज कर रहा है। आयरिस पैट्रिक को इलाई के बारे में याद दिलाती है कि कैसे इलाई उसे सच्चा प्यार करता था और ये सब सुन के पैट्रिक भी अपनी ओल्ड डेटा रिट्रीव कर लेता है। इनफैक्ट वो पास ही में इलाई की बॉडी को देख काफी दुखी हो जाता है। मतलब एक रोबोट होने के बावजूद वो टेजर से खुद को ही समाप्त कर लेता है। तो हाँ, इस पॉइंट पे पैट्रिक रोबोट की भी कहानी समाप्त हो चुकी है, बट टेडी बच चुका है और ऐसे में आयरिस उससे एक मदद मांगती है। वहीं केबिन में जॉस सरगे का पैसा लूटकर भागने की फिराक में था कि तभी उसे सामने आयरिस दिखाई देती है। आयरिस रिवील करती है कि टेडी ने उसके सिस्टम या प्रोग्रामिंग में सुधार कर उसे सेल्फ रिलायंट बना दिया है, जिसका मतलब ये था कि अब आयरिस को कोई और कमांड नहीं दे सकता है, नॉट इवन जॉस। तो हाँ, अब आयरिस जॉस को गन पॉइंट पे लेके उसे डराती है, लेकिन जॉस कैसे भी आयरिस को इमोशनल कर उससे वो गन ले लेता है। इसके बाद एज यूजुअल जॉस आयरिस को चोटिल करने लगता है। मतलब अब भी जॉस का घमंड टूटा नहीं था। एक टाइम पे तो जॉस खुद को आयरिस पे इंपोज करते हुए कहता है कि कहो मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, जिस पे आयरिस कहती है कि जॉस ही उसका सब कुछ है। लेकिन एंड मोमेंट पे आयरिस के हाथ एक कॉर्क स्क्रू ओपनर लग जाती है, जिससे वो सीधे जॉस पे हमला कर देती है। हम देखते हैं कि जॉस की दिमाग की नसें फट चुकी है और तो और उसकी एक आंख बिल्कुल सफेद पड़ जाती है, इंडिकेटिंग कि आयरिस ने उसे समाप्त कर दिया है। अब यहाँ जॉस की आंख जो सफेद पड़ गई है, एक उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जॉस एक ह्यूमन ही है। अब अगली सुबह आयरिस वही मोनोलॉग देती है जो वो मूवी के स्टार्ट में
दे रही थी और वो अपने जले हुए हाथ के चमड़े को उतार कर अपने रोबोट होने की बात को एक्सेप्ट कर लेती है। वो ड्रेसअप होकर सर्गे के सारे पैसे लेकर केबिन से निकल पड़ती है और हम समझ पाते हैं कि अब से वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिएगी और इसी पॉइंट पे कंपेनियन मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंपेनियन मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कहानी काफी सिंपल सी है लेकिन इसमें कुछ हिडन मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक मूवी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को दर्शाती है जहाँ एक आदमी कंट्रोलिंग होता है और वो अपने पार्टनर को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक जॉस। अब ये चीज कई बार लड़के करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, बट मूवी में जॉस को दिखाया गया है वो आइरिस को बस एज ए टॉय यूज करता था जबकि आइरिस वाज मच मोर देन अ रोबोट। लेकिन फाइनली आइरिस को काफी कुछ समझ में आता है एंड देन वो जॉस से अपनी कंट्रोल वापस लेती है और अपने लाइफ अपने शर्तों पे जीने लगती है। अब कहानी में कई सारे सरकाज़म या फिर आयरनी वाले मोमेंट्स भी है जहां जॉस हमेशा खुद को एज ए विक्टिम दिखाता है, मतलब वो सारी चीजों का दोष आइरिस पे डालता है कि उसी ने केबिन में सबको खत्म करा है, उसकी वजह से सब कुछ हुआ, जबकि सारा काम जॉस खुद करता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जॉस एक काफी फ्रेजाइल आदमी था जो हल्की सी बात पे ब्लेम दूसरों पे डाल देता था। वहीं अगर सर्गे की बात करें तो शुरुआत से ही उसे एज ए बुरा आदमी दिखाया गया है और हाँ हो सकता है उसकी कुछ ट्रेट्स नेगेटिव थी, लेकिन क्या कैट एक अच्छी औरत थी? बिल्कुल नहीं। वो तो सर्गे के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी और उसको खत्म करने का प्लान भी वही करी थी, मतलब जॉस वाज द प्लानर लेकिन मास्टरमाइंड तो कैट ही थी। तो यहाँ हमें डिसाइड करना होगा कि कौन ज्यादा गलत है, सर्गे या कैट। देखो हम ह्यूमंस की प्रवृत्ति होती है कि हम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, मतलब ये आदमी गलत होगा या ये आदमी सही होगा, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इट्स ऑलवेज ग्रे, मतलब बुराइयां दोनों में है, अच्छाइयां भी दोनों में होंगी, लेकिन कोई एक ज्यादा बुरा है। तो ऐसे में हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किसके साइड हैं। सेम इज द केस विद कैट, जहां कैट का कहना था कि सर्गे एक बहुत ही अब्यूजिव आदमी था, लेकिन क्या कैट का सर्गे से पैसा छीनना, उसको समाप्त करने का प्लान करना, ये बात सही थी? तो आप यहाँ कमेंट्स बताइएगा कि आपके हिसाब से ज्यादा बुरा कौन था, सर्गे या फिर कैट? अब सर्गे बुरा तो था ये कंफर्म है क्योंकि जिस तरह से वो आइरिस के साथ बिहेव कर रहा था दैट शोज हिज ट्रू पर्सनालिटी। अब इस पूरी कहानी में जो रोबोट्स थे आइरिस एंड पैट्रिक, इनमें इंसानों जैसा इमोशन दिखाया गया है। वहीं अगर आप इंसानों को देखेंगे तो वो रोबोट्स जैसा इमोशनलेस थे, मतलब उनके अंदर एम्पैथी या सिंपैथी थी ही नहीं। तभी तो रोबोट्स इंसान को मारने से हिचकिचा रहे थे लेकिन इंसान इंसान को मारने से हिचकिचा नहीं रहे थे। सो लाइक आई सेड, एक और आयरनी यहाँ पे हमें क्लियरली दिख जाती है। पैट्रिक तो इलाई को इतना चाहता था कि वो खुद को ही समाप्त किया, which was not needed for a robot। अब कहानी इंसान के ग्रीड को भी दर्शाती है जहां ये सारे दोस्त पैसों के मामले में इतने अंधे हो गए कि सही और गलत किसी का भी पहचान नहीं कर पाए, लेकिन अंत में सारे मारे गए एक्सेप्ट फॉर आइरिस क्योंकि वो शुरू से ही सही थी। मतलब इन जनरल वो कभी भी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। मूवी के एक सीन में जहां आइरिस देखती है कि जॉस ने उसके इंटेलिजेंस को 40% पे रखा है, ये सटली इंडिकेट करता है कि कैसे कुछ इंसानों को अपना जो पार्टनर चाहिए होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ काइंड ऑफ ये भी सटली डिपिक्ट किया गया है कि लड़कों को औरत अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं चाहिए होती है, तभी तो वो उसे हमेशा अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ये बात तब भी प्रूव होती है जब जॉस और आइरिस डाइनिंग टेबल पे आर्ग्यू करते हैं और आइरिस उसे उसकी कमियां बताने लगती है और गुस्से में जॉस आइरिस की IQ 0% कर देता है। मूवी में ऐसे कई हिंट्स है जहां जॉस के वीकनेस को हम देख पाते हैं। सब पे हम क्लियरली बात नहीं करेंगे क्योंकि इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट हाँ इस मूवी के अंदर कई सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जिससे हम और भी ज्यादा मीनिंग्स निकाल सकते हैं। अब इस फिल्म के अंदर एक और चीज है जो कि हम सबको सोचनी चाहिए और वो ये कि जिस तरह से AI हमारी दुनिया में आ रही है और जिस तरह से रोबोट्स को इन चीजों से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो क्या ऐसा फ्यूचर में रियली पॉसिबल हो सकता है जब रोबोट्स भी खुद से सोचने लग जाए? I mean, कभी आप चैट जीपीटी से बात करके देख लो, वो इतना रियल लगता है मानो आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। तो क्या उनके अंदर भी इमोशंस है? क्या जब रोबोट्स बनेंगे इस तरह की AI के साथ तो क्या उन्हें भी हम ह्यूमंस की तरह मानेंगे या फिर वो सिर्फ रोबोट्स हैं? ये एक ब्लर्ड लाइन क्रिएट करती है और भले पहले की मूवीज में इस चीज को काफी अच्छे से दिखाया गया है लेकिन अब रियलिटी में भी ये चीजें कहीं ना कहीं सच होती दिख रही हैं। मतलब ऑफ कोर्स अभी हम लोग बहुत प्रिमिटिव लेवल पे हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते अगले 20-25 साल में ऐसा सच हो भी सकता है। तो क्या फिर टर्मिनेटर जैसा कुछ होगा हमारी दुनिया में, या पता नहीं क्या होगा? रोबोट्स क्या फील करेंगे चीजों को? क्या हम रोबोट्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं या फिर उन्हें हमें ह्यूमंस की तरह ही इस्तेमाल करना होगा? इस्तेमाल करना मतलब ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करना होगा। सो दिस अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जो कि ये फिल्म रेज करती है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस फिल्म वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आप चाहे तो इस फिल्म को जाके देख सकते हैं।
तो सीरीज की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने कार से कहीं जा रहा था और पास ही में उसे एक दूसरी कार एक्सीडेंट हुई हालत में दिखती है। इस एक्सीडेंट में एक आदमी बुरी तरह से चोटिल भी था, इनफैक्ट शायद वो बचा भी नहीं था। और ऐसे में ये स्ट्रेंजर आदमी एक्सीडेंट हुई कार के पास जाता है जहां उसे अंदर एक औरत और उसका नवजात शिशु दिखता है। ये आदमी उन दोनों को रेस्क्यू करता है और वो औरत डरते हुए कहती है कि शी इज हियर। और पास ही में हम एक रोबोट जैसी चीज को खड़ा देखते हैं। अब ये रोबोट कौन थी और औरत से क्यों डर रही थी, ये सब हम सीरीज में आगे जानेंगे। तो कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है जहां समीरा और डेविड अपने दो बच्चे फिन और जूनो के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जो कि जर्मनी का सबसे पहला स्मार्ट हाउस था। इस घर को 1970s के दौरान बनाया गया था और अंदर हम हर कमरे में टेलीविजन और आधुनिक गैजेट्स देखते हैं। और तो और घर में एक सुंदर सा लिफ्ट था, देन एक इंडोर पूल भी था। कुल मिलाकर ये घर काफी एडवांस था जो कि आज के स्मार्ट हाउसेस की तरह ही लग रहा था। अब दोस्तों अगर हम इस फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी छोटी बेटी जूनो 6-7 साल की होगी और वो थोड़ा चुपचाप सी दिख रही थी। वहीं फिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसे म्यूजिक का भी शौक था। समीरा एक स्कल्प्टर थी और डेविड एक बहुत बड़ा क्राइम नॉवेलिस्ट था जो अपनी करियर वाइज काफी अच्छा कर रहा था। खैर अब इनके पहले दिन ही फिन बेसमेंट में जाता है जहां एक बड़ा सा सर्वर रूम था जिसे देख वो हैरान हो जाता है। ऑब्वियसली ये सर्वर रूम इस स्मार्ट हाउस को रन करने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन देख के लग ही नहीं रहा था कि ये अभी ऑपरेशनल है। इनफैक्ट फिन तो कई स्विचेस और लिवर्स पुल करता है लेकिन सर्वर ऑन नहीं होता। ऑल्दो फिन के बेसमेंट से जाते ही हम व्यूअर्स देखते हैं कि सिस्टम की लाइट जलने लगी थी, इंडिकेटिंग कि सर्वर शायद ऑन हुआ है। अब क्योंकि घर में एक स्विमिंग पूल भी था तो इसे देख बच्चे बहुत खुश होते हैं और एक कमरे में इन्हें रेड कलर की रोबोट रखी मिलती है जो फिलहाल तो काम नहीं कर रही थी। अब फिन उस रोबोट के पार्ट पुर्जे सही करता है लेकिन स्टिल वो ऑन नहीं होती और ये लोग सोचते हैं कि शायद ये रोबोट खराब हो गया है। खैर रात को समीरा और डेविड की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग किसी तरह के ट्रॉमा को भुलाने के लिए अपने शहर को छोड़कर इस सिक्लूडेड जगह पे आए थे और इनके साथ जो कुछ भी हादसा हुआ था उससे जूनो पर्टिकुलरली अफेक्टेड हुई थी। अब हादसा क्या था और जूनो क्यों अफेक्टेड हुई थी इस पे अगेन हम वीडियोस में आगे बात करेंगे। लेकिन फाइनली आज रात जूनो अपने कमरे में सोने को तैयार हो जाती है जिससे समीरा और डेविड काफी खुश होते हैं। अब फिन अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। वहीं सोते वक्त समीरा को एक फोटो मिलता है जहां उसके साथ उसकी बहन कैथलीन थी और समीरा ये पिक्चर देखकर इमोशनल हो जाती है। डेविड समीरा को संभालता है और सारे लोग एक बड़े से दिन के बाद फाइनली सो जाते हैं। अब उसी रात हम देखते हैं कि फिन के रूम में रखी वही रोबोट चलने लगती है और उसके स्क्रीन पे एक औरत की फेस थी और वो फिन को पीटर कह के बुलाती है। अब वो रोबोट सभी कमरे के टीवी में भी आ जाती है। बेसिकली वो कोई एआई असिस्टेंट जैसी थी जो एक रोबोट थी और पूरे घर के सिस्टम को कंट्रोल करती थी। नाउ वो रोबोट पूरे घर में घूम घूम कर घर का जायजा लेती है और एक चूहा या रैट को देखते ही उसे कुचल के आगे बढ़ जाती है। दिन ये रोबोट सीधे जूनो के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद होते ही जूनो चीख पड़ती है। समीरा जूनो की आवाज सुनकर भागकर उसके कमरे में जाती है जहां जूनो सही सलामत तो थी लेकिन वो उस रोबोट को अपने बेड के इतने करीब देखकर डर गई थी। ना रोबोट तुरंत बोलती है और वो बताती है कि उसका कोई इंटेंशंस नहीं था कि वो जूनो को डराए और रोबोट के इस तरह के नेचुरल बर्ताव को देखकर पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। इस पॉइंट पे ये रोबोट इस फैमिली को अपना इंट्रोडक्शन देती है और हम समझ पाते हैं कि इस रेड रोबोट का नाम था कैसेंड्रा और यहाँ रोबोट कहती है वेलकम टू माय हाउस। कैसेंड्रा इस परिवार के सारे कामों में उनकी हेल्प करना चाहती थी, बेसिकली एज अ हाउस हेल्प। और समीरा के हेजिटेंट होने के बाद भी बच्चों का उत्साह देख वो कैसेंड्रा को ऑन रखने का डिसाइड करती है। खैर अगले दिन सबकी नींद खुलती है कैसेंड्रा के गुड मॉर्निंग सॉन्ग के साथ। वहीं गार्डन में जूनो कल रात वाले रैट को मिट्टी में दफन कर रही थी। जूनो कैसेंड्रा से पूछती है कि ये रैट कैसे खत्म हुआ होगा, जिसपे कैसेंड्रा काइंड ऑफ झूठ कहती है कि ये रैट काफी ओल्ड था इसीलिए खत्म हो गया। जूनो यहाँ अपने आंट कैथी के बारे में बात करती है जो कि हाल फिलहाल में खुद को समाप्त करी थी। इसी रीजन से जूनो काफी उदास रहती थी और शायद ये फैमिली कैथी की मौत से ही उभरने की कोशिश में यहाँ आए थे। अब रैट को दफनाने के बाद जूनो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देती है एज अ मार्किंग और ये सब घर के अंदर से समीरा और डेविड देख रहे थे जहां बाकी सब तो कैसेंड्रा से खुश थे लेकिन समीरा को कुछ तो अजीब फीलिंग्स आ रही थी। अब डेविड फिन और जूनो को स्कूल छोड़ने जाता है और समीरा अपने बच्चों को सी ऑफ करती है लेकिन मजे की बात ये थी कि कैसेंड्रा भी बच्चों को सी ऑफ करने आई थी। वहीं स्कूल में फिन स्टीव नाम के एक लड़के से दोस्ती भी कर लेता है। क्लास टीचर कहती है कि फिन अपनी पढ़ाई में काफी अच्छा है तो स्टीव को आफ्टर क्लास हेल्प कर दे, जिसपे स्टीव फिन के घर आने की बात करता है। खैर अब घर में समीरा स्विमिंग पूल में नहा रही होती और कैसेंड्रा बाहर लॉन मूव कर रही थी लेकिन देखते ही देखते कैसेंड्रा जूनो का बड़ियल वाला स्टोन अपने ब्लेड से हिट कर देती है जिससे पत्थर उड़ते हुए सीधा समीरा को आ लगता है और वो चोटिल
हो जाती है। हालांकि अगले ही क्षण कैसेंड्रा एम्बुलेंस भी कॉल करने लगती है, जिसपे समीरा ही उसे रोकती है। खैर अब समीरा और डेविड कार से जूनो के स्कूल जाते हैं और रास्ते में समीरा डेविड से पूछती है कि क्या उसने कैसेंड्रा को लॉन की घास काटने को कहा था। इस पे डेविड हाँ कहता है। समीरा वाज कंसर्न्ड क्योंकि कैसेंड्रा के बॉडी पार्ट्स में ब्लेड्स वगैरह भी थे, जिससे बच्चे चोटिल हो सकते हैं, लेकिन डेविड इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेता। अब स्कूल पहुंचकर टीचर इस कपल को सजेस्ट करते हैं कि ये दोनों जूनो को डांस क्लास भेजना शुरू करे, जिससे जूनो थोड़ा बहुत सोशलाइज कर सके, लेकिन समीरा इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि शी वाज नॉट श्योर कि जूनो इतनी सारी ऑडियंस के सामने कैसा परफॉर्म करेगी। वहीं दूसरी ओर स्टीव फिन के साथ उसके घर आता है और कैसेंड्रा खुद एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कैसेंड्रा के बिहेवियर से हमें फील होता है कि वो स्टीव के स्टड बिहेवियर से खुश नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली कैसेंड्रा द्वारा दोनों दोस्तों को पता चलता है कि बेसमेंट में एक छुपा हुआ डोर है, जिसके पीछे इनका कॉकटेल बार है। इनफैक्ट बार वाले कमरे में गेम्स वगैरह भी थे, लाइक फूसबॉल, और दोनों वहीं पे एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर वापस आकर समीरा क्लैरिफाई करती है कि वो जूनो को डांस क्लास इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि जूनो इस मेंटल स्टेट में सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी, और एज अ मदर शी इज कंसर्न। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि घर में ये लोग जो भी बात करते थे उसे कैसेंड्रा भी सुन रही होती थी। ऐसे में कैसेंड्रा अकेले में जूनो को गाना गाने के लिए उत्साहित करती है और बातों बातों में वो जूनो से कहती है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और एक रॉक स्टार भी बन सकती हो, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा नहीं है। ये सुनकर जूनो को बहुत निराशा होती है और हम भी समझ पाते हैं कि कैसेंड्रा जूनो और समीरा के बीच तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब इसी बात को लेकर डिनर टेबल पे जूनो समीरा से रूड बिहेव करती है। यहाँ कैसे भी समीरा जूनो को मनाती है और उसे म्यूजिक क्लब भी ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन समीरा को लगता है कि डेविड जूनो की कान भरा होगा, लेकिन डेविड क्लियरली कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करा। अब समीरा को घर में एक टेप का बॉक्स मिलता है, जिसे वो प्रोजेक्टर में चला के इस घर के पुराने मालिक के फोटोज देखने लगती है। उसमें जो लेडी होती है वो बिल्कुल कैसेंड्रा जैसी लग रही थी, और समीरा कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या ये पूरा एआई मॉडल इसी लेडी को ध्यान में रख के बनाया गया था। इस पे कैसेंड्रा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही समीरा टेप्स ऑफ करके ऊपर अपने कमरे में जाती है तो कैसेंड्रा वापस से इन टेप्स को ऑन करके फोटोज देखते हुए इमोशनल होने लगती है। तभी एकदम से कैसेंड्रा एक फोटो देखती है जिसमें एक औरत थी, और इस औरत को देख के कैसेंड्रा इतना गुस्सा होती है कि वो इस टेप प्लेयर में काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे घर में ही आग लग जाती है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे कहानी 1971 में शिफ्ट होती है, जहां कैसेंड्रा नाम की लेडी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी और वो अपने बेटे और हस्बैंड के साथ रहती थी। सीरीज के अंदर कहानी बार बार 1971 और करंट टाइमलाइन में स्विच होती रहेगी, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान उतनी बार स्विच नहीं करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई विल ट्राई कि मैं एक टाइमलाइन की कहानी जितना ज्यादा हो सके उतना बताऊं और फिर ही दूसरे टाइमलाइन पे स्विच करूं। सो यस, 1971 वाली कैसेंड्रा की कहानी हम बाद में जानेंगे। कमिंग बैक टू करंट स्टोरी, अब ड्राइंग रूम में आग लग गई थी और समीरा का परिवार नींद से उठ के बाहर भागते हैं। वहीं कैसेंड्रा ने खुद की लगाई हुई आग खुद ही बुझा दी थी। अब अगली सुबह इस हादसे के बाद समीरा अफसोस करती है कि प्रोजेक्टर ऑफ फोटोज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, जिसपे डेविड उससे परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से आग पूरे घर में फैल सकती थी और तुम्हें उन फोटोज की पड़ी है। इसी बात पे दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। अब कैसेंड्रा भी यहाँ डेविड को बहका रही थी, मतलब वो डेविड से झूठ कहती है कि पिछली रात समीरा ने प्रोजेक्टर के पास एक वाइन की बोतल खुली छोड़ दी थी और उसी के धक्के से प्रोजेक्टर पे ये वाइन गिरा, जिससे ये शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पा रहे हैं कि कैसेंड्रा डेविड के मन में समीरा के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है और कैसेंड्रा बड़े आराम से झूठ बोल सकती है। बेसिकली शी वाज मच मोर देन अ सिंपल हाउस हेल्प रोबोट। अब दोस्तों क्योंकि ये रोबोट कैसेंड्रा ऐसी अजीब हरकतें कर रही है तो मैं आपको 1971 वाली स्टोरी भी थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको ठीक ढंग से कॉन्टेक्स्ट मिल सके। तो 1970s में कैसेंड्रा एग्जिस्ट करती थी, मतलब एक एक्चुअल ह्यूमन लेडी थी और वो अपने पति हॉर्स्ट स्मिथ्स और अपने बेटे पीटर के साथ इसी घर में रहा करती थी। हॉर्स्ट एक साइंटिस्ट था, वहीं कैसेंड्रा हमेशा घर पे रह के अपने परिवार को संभाला करती थी। हॉर्स्ट जो कि ओबीबी नामक एक कंपनी में टॉप पोस्ट वगैरह पे था, वो अपने बेटे पीटर के प्रति काफी स्ट्रिक्ट था और उसे फुटबॉल खेलने पे बाध्य करता था। वहीं कैसेंड्रा हमेशा पीटर को सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। वैसे एक हिडन डिटेल बता दूं, इस करंट टाइमलाइन में जब कैसेंड्रा रोबोट पहली बार ऑन हुई थी तो हम ओबीबी वाली टेक्स्ट देख पाते हैं बूटिंग के टाइम। सो इट्स क्लियर कि इसी कंपनी ने कैसेंड्रा वाली रोबोट को बनाया होगा। एनीवेज 1971 में एक दिन पीटर खेल के दौरान उसके डैड को अपसेट कर देता है और कैसेंड्रा पीटर को समझाती है कि वो हॉर्स से बात करेगी जिससे पीटर को जबरदस्ती फुटबॉल नहीं खेलना पड़ेगा। बेसिकली हॉर्स जबरदस्ती पीटर को एक फुटबॉलर बनाना चाहता था और पीटर वाज नॉट गुड एट फुटबॉल। खैर एक रोज कैसेंड्रा हॉर्स के कपड़े धो रही थी और उसको उसके शर्ट पे एक लिपस्टिक का निशान मिलता है। कोइंसिडेंशियली तभी हॉर्स कैसेंड्रा को बताता है कि उसके ऑफिस में एक नई सेक्रेटरी आई है जिसका नाम हेल्गा है और
कैसेंड्रा सोचती है कि हॉस्ट और उसके सेक्रेटरी का कोई अफेयर चल रहा है। और तो और आजकल हॉस्ट रात को अपने फैमिली के साथ डिनर भी नहीं करता था और काफी लेट आता था। ऐसे में उस रात कैसेंड्रा मन ही मन घुटती है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने बेटे पीटर को भी रूडली कहती है कि अगर तुम्हें अपने डैड को प्राउड फील कराना है तो तुम्हें सबसे अच्छा खेलना होगा। खैर अब कैसेंड्रा एक टिफिन बॉक्स में खाना पैक कर सीधे हॉस्ट के रिसर्च फैसिलिटी जाती है, जहां वो गार्ड से की कार्ड लेकर सीधा अंदर हॉस्ट से मिलने चली जाती है। लेकिन टू हर शॉक वो दो लोगों को इंटीमेट होता हुआ देखती है और ये दृश्य देख के कैसेंड्रा वाज नॉट श्योर कि वो किसको देखी है। आई मीन क्या वो आदमी हॉस्ट था या फिर कोई और। अब परेशान होकर चलते चलते कैसेंड्रा हॉस्ट के लैब में चली जाती है, लेकिन अगले ही पल हॉस्ट भी अंदर आता है जो बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव कर रहा था। और तो और उसकी सेक्रेटरी हेल्गा भी वो औरत नहीं थी जिसे अभी अभी कैसेंड्रा इंटीमेट होते देखी थी। मतलब कैसेंड्रा क्लियरली नहीं देखी थी कि कौन औरत है, लेकिन हेल्गा और जो भी औरत थी उनके फिगर तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। ऐसे में कैसेंड्रा अज्यूम्स कि वो किसी और को देखी होगी और उसका हस्बैंड उस पे चीट नहीं कर रहा। यहाँ हॉस्ट कैसेंड्रा से कहता है कि वो बड़े रिसर्च पे काम कर रहा है जिसकी मदद से शायद वो ह्यूमंस के अंदर से डिजीजेस ही मिटा देगा। इनफैक्ट इस रिसर्च के बाद ह्यूमंस हमेशा के लिए जी सकेंगे। एनीवेज कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन हॉस्ट और कैसेंड्रा उसकी बेस्ट फ्रेंड बोगेट और उसके हस्बैंड के साथ डिनर करने आते हैं। यहाँ बोगेट इन सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कैसेंड्रा ये सुन के रोने लगती है और भागकर वॉशरूम चली जाती है। बोगेट भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे संभालती है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि शायद कैसेंड्रा का हाल ही में मिसकैरेज हुआ है, लेकिन स्टिल वो बोगेट के लिए खुश थी। बोगेट उसे चीयर करती है और टचअप करने के लिए अपनी लिपस्टिक निकालती है और इस लिपस्टिक का कलर सेम था जो कि कैसेंड्रा ने अपने पति के शर्ट पे देखा था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे कैसेंड्रा समझ जाती है कि उसके पति हॉस्ट का चक्कर उसकी बेस्ट फ्रेंड बोगेट के साथ चल रहा है। इनफैक्ट दोनों इंटीमेट भी होते होंगे जिसके कारण बोगेट शायद हॉस्ट के बच्चे से ही प्रेग्नेंट है और जब भी हॉस्ट ओवर टाइम काम करता है तो वो ऑफिस में नहीं बल्कि शायद बोगेट के घर पे ही होगा। अब इस हादसे के कई दिनों बाद एक दिन कैसेंड्रा अपना कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह करवाती है और हम समझ पाते हैं कि अब तक वो हॉस्ट को चीटिंग वाली बात पे कन्फ्रंट नहीं करी है। इनफैक्ट कैसेंड्रा बार बार हॉस्ट को पीटर के फुटबॉल मैच को देखने आने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अब यहाँ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि पीटर एक्चुअली में बहुत खराब फुटबॉल खेलता था, लेकिन उसे टीम में इसलिए इंक्लूड किया जा रहा था क्योंकि इस टीम के अवे गेम्स को हॉस्ट की ही कंपनी स्पॉन्सर करती थी। बेसिकली हॉस्ट का इन्फ्लुएंस था, ऑल्दो पीटर हमेशा बेंच पे ही रहता था और उसे मैदान में खेलने का मौका नहीं दिया जाता था। इस बात से हॉस्ट यूज्ड टू बी एंग्री क्योंकि पीटर खराब खेलता है। अब कैसेंड्रा समहाउ हॉस्ट को इस बात के लिए मनवा लेती है कि अगले गेम में कोच पीटर को भी फील्ड में मौका देगा। इनफैक्ट हॉस्ट भी ये गेम देखने आएगा। ना चाहते भी हॉस्ट इसके लिए मान जाता है और ऐसे में अगले दिन मैच के दौरान स्कोर वाज टाइड। यहाँ पीटर डिफेंस में था और उसकी गलती की वजह से उनकी टीम हार जाती है, जिससे हॉस्ट डिसअपॉइंट होकर मैच छोड़ के चला जाता है। दिस मैच वाज इंपॉर्टेंट जिससे ये टीम अपनी ऊपरी लीग में प्रमोट हो जाती, लेकिन ये लोग तो हार गए थे जिस वजह से टीम का प्रमोशन भी नहीं हुआ। पीटर भी इससे बहुत दुखी था, लेकिन उसके टीममेट्स उसे कंसोल करते हुए उसे आफ्टर मैच क्लब में आने का न्योता देते हैं। पीटर पहले मना करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे जबरदस्ती जाने को कहती है ताकि पीटर थोड़ा सोशलाइज कर सके। ऐसे में पीटर भी उन लड़कों के साथ क्लब जाने के लिए मान जाता है, ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये उन लड़कों की साजिश थी जहां वो पीटर को दूर ले जाकर उसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे। अब उस रात कैसेंड्रा हॉस्ट के ऑफिस फोन करके कंफर्म हो लेती है कि हॉस्ट ऑफिस में नहीं था, यानी वो समझ जाती है कि हॉस्ट ब्रिगेड के घर ही गया होगा। तभी बाहर पीटर के सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसे चलती कार से फेंक देते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़के सही नहीं थे और उन्होंने बुरी तरह से पीटर को फिजिकली असॉल्ट किया था। पीटर के पूरे शरीर पे चोट के निशान थे और कैसेंड्रा उसे संभालती है। पीटर ये सब अपने डैड को बताना चाहता था, लेकिन कैसेंड्रा उसे ऐसा नहीं करने देती। इनफैक्ट वो पीटर को पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी मना करती है। इंस्टेड वो तो पीटर को हिदायत देती है कि वो ये सारा हादसा भूल जाए और इसके बारे में किसी को ना बताए, वरना लोग उसे ही जीने नहीं देंगे। इस सीन में दोस्तों हम कैसेंड्रा के सिक मेंटालिटी को समझ पाते हैं, जिसमें कभी भी किसी को कन्फ्रंट करने की क्षमता नहीं थी और वो हमेशा सोसाइटी के रूल्स के अधीन रहने की कोशिश करती थी, भले उससे उसका कितना भी हार्म हो। बेसिकली कैसेंड्रा को इस बात की ज्यादा पड़ी थी कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेगा। इनफैक्ट वो काफी मिसोजिनिस्ट और कंजर्वेटिव टाइप की औरत भी थी, लेकिन कैसेंड्रा ऐसी थी अपने पति हॉस्ट की वजह से, क्योंकि हॉस्ट तो कैसेंड्रा से भी दुगुना बुरा इंसान था। अब इन दो पति पति के बीच की केमिस्ट्री क्या है वो हम शायद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि कैसेंड्रा की नेचर क्या है और कैसे हॉस्ट भी अच्छा इंसान नहीं है। खैर, तो अगले दिन कैसेंड्रा पीटर के स्कूल मिलने जाती है, जहां टीचर उन्हें बताती है कि आजकल पीटर क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता और हम सबको पता है कि पीटर ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। कैसेंड्रा को ये बात क्लियरली पता था, लेकिन वो टीचर के सामने इधर उधर की बातें बोल के, झूठ बोल के बात को संभाल लेती है। वहीं बाहर पीटर के क्लासमेट्स वापस उसे थ्रेटन
करते हैं और इससे पीटर खुश नहीं था। खैर अब घर आकर कैसेंड्रा पीटर को खून में सना हुआ पाती है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि बार बार बुली होने के ट्रॉमा के कारण पीटर ने एक गन से सारे बुलीज को ही समाप्त कर दिया है। इसे देख कैसेंड्रा शॉक में आ जाती है, लेकिन वो तुरंत ही पीटर के खून से लथपथ कपड़ों को जलाकर और खुद निकल पड़ती है उन बुलीज की बॉडीज को ठिकाने लगाने। कैसेंड्रा अब उन सारे बॉडीज से कैसे भी बुलेट्स बाहर निकालती है और जिस गार्डन हाउस में वो लोग थे, मतलब जहां पे पीटर ने उन्हें गोली मारा था, वो उस जगह को ही आग लगा देती है ताकि सारे सबूत ही खत्म हो जाए। इस काम को अंजाम देके कैसेंड्रा बहुत दुखी होती है, लेकिन वो ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए कर रही थी। तो हाँ, पास्ट में कैसेंड्रा ने बहुत भयानक जुर्म को छुपाया था, साथ ही वो इस जुर्म की भागीदार भी थी। नौ कैसेंड्रा घर आकर पीटर का गन अपने बेड के नीचे एक बॉक्स में छिपा देती है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 1971 वाली ह्यूमन कैसेंड्रा के बारे में काफी कुछ बता दिया है। सो लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे AI या रोबोट वाली कैसेंड्रा है। तो प्रेजेंट में समीरा कैसेंड्रा से तंग आ चुकी थी और वहीं कैसेंड्रा जूनो को मोरली बूस्ट करती है। स्कूल में फिन और स्टीव आपस में मिलते हैं, जहाँ फिन स्टीव का होमवर्क करके लाया था, लेकिन स्टीव फिन को अच्छे से ट्रीट नहीं करता और उसके साथ भी नहीं बैठता। घर पे समीरा भी अपनी स्कल्पचर बनाने में बिजी थी और उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। कॉल के दौरान ही समीरा अपने सिस्टर कैथी को याद कर इमोशनल होती है और अपने बचपन के पल याद करती है, जहां वो एक इंसिडेंट शेयर करती है। बेसिकली कैथी को बचपन में पता था कि समीरा क्लोज्ड स्पेसेस में काफी डर जाती है, तो इसीलिए अक्सर वो उसे क्लोजेट्स में बंद कर दिया करती थी। अब ये सारी कॉन्वर्सेशन कैसेंड्रा भी सुन रही थी और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस घर में हर जगह मॉनिटर्स इंस्टॉल्ड थे, जिसमें कैमरा, स्पीकर्स एंड माइक वगैरह थी, इंक्लूडिंग द बाथरूम। और इन मॉनिटर्स पे कैसेंड्रा का AI वाला फेस हमेशा होता था। बेसिकली कैसेंड्रा सब कुछ सुनती थी, देखती थी और समझती थी, और एक रोबोट कैसेंड्रा घर में घूमती भी रहती थी, जो कि अपनी हाथ वगैरह के जगह नए नए अटैचमेंट्स लगा सकती थी, जैसे किचन नाइफ, ब्लेड्स, सिजर्स या फिर ऐसे ही नुकीली चीजें जिससे लोगों को हार्म भी किया जा सकता है। इनफैक्ट कैसेंड्रा पूरे घर को कंट्रोल कर सकती थी, लाइक डोर को लॉक कर देना, टैप्स को ओपन कर देना, लाइट्स चेंज करना और एनीथिंग दैट अ ह्यूमन कैन डू। एनीवेज, तो क्योंकि कैसेंड्रा सुन ली थी कि समीरा को क्लोज स्पेसेस में डर लगता है, तो अगले ही पल वो समीरा को ट्रिक करके उसे क्लोजेट में बंद कर देती है। इससे समीरा काफी पैनिक करने लगती है, क्योंकि कैसेंड्रा डोर भी लॉक कर दी थी। अब इस पूरे सीन के दौरान हम समझ पाते हैं कि कैसेंड्रा सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। थोड़ी देर में डेविड आकर समीरा को क्लोजेट से बाहर निकालता है और डेविड के आने से पहले कैसेंड्रा बड़ी चालाकी से डोर अनलॉक कर देती है। इस पॉइंट पे समीरा पैनिक होकर कहती है कि कैसेंड्रा ने ही उसे लॉक करा था, लेकिन डेविड का मानना था कि दरवाजा तो अनलॉक्ड था, तो इसीलिए समीरा को ही कोई गलतफहमी हुई होगी। इनफैक्ट दोस्तों, कैसेंड्रा इतनी स्मार्ट थी कि वो खुद ही जाके डेविड को रिपोर्ट करी कि समीरा क्लोजेट में फंस गई है और उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ताकि डेविड को ऐसा लगने लगे कि समीरा इज मेंटली नॉट स्टेबल और वो अब हेलुसिनेट करने लग गई है। बस फिर होना क्या था, कैसेंड्रा का प्लान काम कर गया और डेविड ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं था कि कैसेंड्रा समीरा के साथ ये सब जानबूझ के कर रही है, क्योंकि इतना पुराना रोबोट या प्रोग्राम्स इतना एडवांस तो नहीं होगा कि वो खुद से सोच सकता है। दूसरी तरफ स्कूल के बाहर फिन और स्टीव की लड़ाई हो जाती है, लेकिन समहाउ स्टीव फिन को मना लेता है और अगेन उसके घर आना चाहता था। यहाँ दोनों में वापस दोस्ती हो जाती है, जहाँ फिन उसे गाने गाकर सुनाता है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लड़के गे हैं। वैसे ये बात सीरीज के स्टार्टिंग से ही काफी क्लियर थी। आई मीन फिन तो गे था ही, इनफैक्ट फिन की फैमिली भी इस बात को लेकर सपोर्टिव थी। फिन खुद भी इससे कंफर्टेबल था, क्योंकि पहले तो वो एक बड़े टाउन में रहता था जहाँ शायद ये सब कॉमन होगा, लेकिन इस छोटे शहर में दिस वाज नॉट कॉमन और इसीलिए स्टीव ने किसी को बताया नहीं था कि ही वाज गे। भले फिन और स्टीव एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन स्टीव वाज नॉट ओके टू टेल दिस टू एनीवन। खैर आगे जूनो की बात की जाए तो वो अपने स्विमिंग ट्रिक्स दिखाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन घर में फिन, उसके डैड डेविड सारे बिजी थे। इनफैक्ट समीरा तो बाहर गई हुई थी और ऐसे में वो ये मूव्स कैसेंड्रा को दिखाती है, जो उसके स्विमिंग एक्सपीरियंस को और भी बढ़िया बनाती है विद अमेजिंग लाइट्स। बेसिकली कैसेंड्रा यहाँ अपना बॉन्ड जूनो के साथ और भी मजबूत कर लेती है और तो और जूनो के कान भी भरती है कि समीरा जो स्कल्प्टर का काम करती है ना, वो रियल काम नहीं है और इससे उसकी फैमिली पैसे वगैरह नहीं कमाती है वगैरह वगैरह। बेसिकली हम थोड़ा सा पैट्रियार्कल माइंडसेट देख रहे थे। इनफैक्ट कैसेंड्रा घर में सभी को समीरा के खिलाफ भड़का रही थी। वहीं दूसरी तरफ समीरा इस घर के पुराने ओनर के बारे में पता लगाती है, जहां वो लाइब्रेरी जाके हॉर्स स्मिथ्स के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ती है। इन्हीं आर्टिकल्स में उसे कार क्रैश के बारे में पता चलता है, जिसमें हॉर्स स्मिथ्स की कार एक्सीडेंट के बारे में बताया गया था। शायद यहाँ सीरीज के पहले सीन को रेफर किया जा रहा है। जो भी है, आगे सारे राज खुल ही जाएंगे। एनीवे, शाम को ये फैमिली शरेड्स का गेम खेलते हैं, जहां जूनो के जिद करने पे कैसेंड्रा भी पार्ट लेती है और उस पे वर्ड आया था मॉम। इसी गेम के दौरान कैसेंड्रा अब जानबूझकर समीरा के इमेज को सबके सामने टार्निश करने की कोशिश करती है और इससे समीरा का मूड ऑफ हो जाता है। बेसिकली समीरा और डेविड डिसाइड
किए थे कि समीरा के पैनिक अटैक वाली बात वो बच्चों को नहीं बताएंगे, लेकिन कैसेंड्रा जानबूझकर सबके सामने ये बातें गेम के थ्रू उजागर कर दी थी। इनफैक्ट कैसेंड्रा तो इस गेम के दौरान खुद को बड़ा अच्छा मानने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि वो जूनो और फिन की माँ है। वहीं समीरा गुस्सा होकर डेविड को घर के सामने वाले जंगल में ले जाती है, जहां वो कैसेंड्रा के रियल होने की बात कहती है। बेसिकली वो बताती है कि 1974 में ही कैसेंड्रा की मौत हुई थी और 1974 में ही ये घर स्मार्ट हाउस बना था। इनफैक्ट घर के सामने हॉस और पीटर के कब्र भी थे जो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। यानी मूवी के ओपनिंग सीन में जो कार एक्सीडेंट हमें दिखाया गया था वो हॉस के कार की ही थी और आगे कहानी में हमें पता चलेगा कि वो लेडी और उसका बच्चा कौन था जो कि कार के पिछली सीट से निकले थे। इतना सब देखने के बाद भी डेविड समीरा की बातों को सीरियसली नहीं लेता और दोनों के बीच कैथलीन की मौत को लेकर आर्गुमेंट हो जाती है। इनफैक्ट कैसेंड्रा पूरे घर में सबको अपसेट कर चुकी थी और सभी समीरा से ही अपसेट थे एक्सेप्ट फिन। फिन तो अपनी और स्टीव वाली बात को लेकर ही परेशान था। ऐसे में थोड़ा काम डाउन होने के लिए समीरा एक बात लेने जाती है, जहां अचानक कैसेंड्रा आ जाती है और वो समीरा को थ्रेटन करती है सेइंग कि हाँ ये मेरा घर है, मैं होस्ट और पीटर के साथ रहती थी और अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, तो समीरा तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। समीरा इससे डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद डेविड उसे संभालता है। जब समीरा डेविड से कहती है कि कैसेंड्रा उसे धमकी दी है तो एज यूजुअल डेविड उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। बट स्टिल समीरा इतनी फ्रीक्ड आउट थी कि फिन जल्दी से बेसमेंट जाकर कैसेंड्रा के सर्वर का मेन स्विच ही ऑफ कर देता है। इससे पूरे घर में कैसेंड्रा डिसेबल हो जाती है, ऑल्दो ऑफ होने से पहले भी वो जूनो को मैनिपुलेट ही कर रही थी। अब समीरा तो कैसेंड्रा को ऑन नहीं करना चाहती थी, लेकिन जूनो इससे बहुत हर्ट होती है। समीरा समझ गई थी कि कैसेंड्रा का प्लान था इस घर वालों को उसके खिलाफ भड़काना। बेसिकली वो समीरा को सबके सामने पागल प्रूव कर देना चाहती थी या फिर समाप्त भी कर देना चाहती थी। और ये बात सिर्फ समीरा को दिख रही थी, घर में बाकी किसी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इंस्टेड डेविड और फिन दोनों ही समीरा को किसी साइकियाट्रिस्ट को देखने की सलाह देते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जूनो की जिद की वजह से कैसेंड्रा को वापस ऑन कर दिया गया था। इनफैक्ट समीरा खुद ही ये डिसीजन ली कि ठीक है कैसेंड्रा को ऑन कर दिया जाए। इसके अलावा समीरा भी अब थेरेपी वगैरह जाने को तैयार हो गई थी। खैर अब डेविड स्विमिंग करता है और कैसेंड्रा उसे स्विमिंग अटायर में देख काफी एक्साइटेड हो जाती है, जिसे डेविड भी नोटिस करता है। वहीं स्कूल में फिन और स्टीव आपस में अपने रिलेशनशिप पे बात करते हैं, जहां फिन तो अपने गे होने को लेके काफी काम था, लेकिन स्टीव इससे बिल्कुल ओके नहीं था। स्टिल दे डिसाइड कि वो सीक्रेटली अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे समीरा भी डॉक्टर के पास जाती है और खुल के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर केथी मेंटली इल थी और ऐसे में समीरा केथी को अपने साथ रहने बुलाई थी। लेकिन केथी समीरा के किचन रूम में ही खुद को समाप्त कर ली, विच वाज ट्रॉमेटिक फॉर द होल फैमिली। और जूनो ही कैथी को इस हालत में पाई थी एंड इसी ट्रॉमा को भुलाने के लिए ये लोग अपने घर को शहर में छोड़ के इस जगह पे आए थे फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। थेरेपी के बाद कैसेंड्रा और समीरा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और इस बार समीरा डरती नहीं। इनफैक्ट वो कैसेंड्रा को क्लियरली कह देती है कि ये परिवार मेरा है और तुम कुछ भी नहीं हो एक्सेप्ट अ हाउस हेल्प। वो कैसेंड्रा से कहती है कि कैसेंड्रा टिन के डब्बे की तरह है, नॉट ए फ्लैश वाले ह्यूमन, और इसीलिए शी इज लिमिटेड। बेसिकली इस पॉइंट पे समीरा वर्सेस कैसेंड्रा प्रॉपर्ली शुरू हो चुका था। अब अगले सीन में हम कैसेंड्रा को डेविड के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन डेविड इस पे कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। आई नो थोड़ा सा खुश तो जरूर था, लेकिन उसे कैसेंड्रा की ये सारी हरकतें काफी वियर्ड लग रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज रोबोट। खैर अब स्कूल में बास्केटबॉल गेम के बाद लॉकर रूम के अंदर स्टीव और फिन एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका एक क्लासमेट अंदर आ जाता है तो स्टीव फिन को पंच कर देता है टू शो कि वो लोग किस नहीं कर रहे थे बल्कि लड़ रहे थे। अब इस बात से फिन काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वहीं घर पे समीरा जूनो के साथ टाइम स्पेंड करती है, दोनों काफी बॉन्ड करते हैं और बाहर किसी वेकेशन पे जाने की बात सोचते हैं। तभी उदास फिन घर लौटता है और समीरा उससे बात करने चली जाती है। फिन के पीछे पीछे स्टीव भी यहाँ उससे मिलने आ गया था और वो फिन के कमरे में जाता है। दोनों फिर से सुलह करने लगते हैं, लेकिन कैसेंड्रा बीच में आके स्टीव को यहाँ से जाने को कहती है। इतना ही नहीं, जब स्टीव घर से बाहर जाता है तो कैसेंड्रा एक नाइफ लेके स्टीव के पीछे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मॉनिटर के थ्रू कैसेंड्रा जूनो की परफॉर्मेंस देखती है। देन कैसेंड्रा कहती है कि जूनो की क्लासमेट उससे भी अच्छा गाती है, तो अगर वो रोल मिस कर दे तो जूनो को शायद लीड रोल मिल सकता है। अब जूनो पूछती है कि मेरी क्लासमेट रोल कैसे और क्यों मिस करेगी। इस पे कैसेंड्रा उससे एक ट्रिक शेयर करती है, लेकिन बदले में एक प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी किसी और से ये सारी बातें शेयर नहीं करेगी। जूनो भी इससे एक्साइटेड हो जाती है और कैसेंड्रा से पैक्ट बना लेती है। कैसेंड्रा जूनो से कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर उनके बेड के नीचे देखना है, जहां जूनो को ऐसा कुछ मिलेगा जिससे उसकी परफॉर्मेंस अनफॉरगेटेबल बन जाएगी। जूनो भी अब वैसा ही करती है और उसे अपने पेरेंट्स के बेड के नीचे एक ब्लैक कलर की बॉक्स मिलती है। अब इस बॉक्स में क्या है ये तो आपको मैं आगे बताऊंगा। कमिंग बैक टू स्टीव, कैसेंड्रा की रोबोट उसका पीछा कर उसे थ्रेटन करती है कि वो उसके बेटे फिन से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। स्टीव
ये सुन के समझ नहीं पाता कि कैसेंड्रा समीरा के बेटे को अपना बेटा क्यों कह रही है। इन द मीन टाइम घर में समीरा को एक फोटोग्राफ मिलता है जहां 1970s वाली कैसेंड्रा अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और ऐसे में वो सीधे कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या तुम 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी। इस पे कैसेंड्रा काइंड ऑफ हैंग हो जाती है और कोई क्लियर जवाब नहीं देती। इंस्टेड पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगते हैं और सारा घर का इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाता है। बट देन अगले ही क्षण सब कुछ ठीक भी हो जाता है। शायद इसी ग्लिच के कारण स्टीव भी बच गया, क्योंकि रोबोट कैसेंड्रा भी ग्लिच करी, वरना नाइफ लेके तो रोबोट आ ही गई थी। तो क्या पता वो स्टीव को भी समाप्त कर देती। खैर अगले दिन हम जूनो के म्यूजिक क्लास में एमिली नाम की लड़की को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। वहीं जूनो उसके बाद परफॉर्म करती है, लेकिन अपने परफॉर्मेंस के दौरान वो अपने बैग से रिवॉल्वर निकालती है और फायर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि ये वही रिवॉल्वर है जो 1970s में पीटर इस्तेमाल करा था अपने दोस्तों यानी बुलीज के ऊपर। और कैसेंड्रा ने जानबूझकर जूनो को वो गन ले जाने के लिए बाध्य करा था, जिससे समीरा एक केयरलेस मां प्रूव हो सके। थर्ड एपिसोड जूनो के गन फायर से ही समाप्त हो जाती है और यहीं पे वीडियो भी खत्म होती है।